गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, उससे पहले हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी किसी पाथ पर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करे तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि फिक्स टाइम में अपने पाथ को रिपीट करे, मतलब उसी पाथ पर बार बार चले और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अपने पाथ को रिपीट करती है, तो हम उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल ले तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड दी सन। तो जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू कोपरनिकस, बट अकॉर्डिंग टू केपलर्स वो इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें अर्थ की, तो हमें पता है कि अर्थ है वो 365.25 दिन में सन का एक राउंड लगाती है और उसको हम एक वर्ष बोलते हैं। तो आप कहोगे कि ये जो मोशन है वो तो सर्कुलर मोशन हो गया। हाँ जी, सर्कुलर मोशन है वो पीरियोडिक मोशन ही होता है, लेकिन ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर नॉट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में पाथ है वो सर्कुलर ही होना चाहिए, सर्किल होना चाहिए। लेकिन पीरियोडिक मोशन में पाथ कैसा भी हो, हमें क्या चाहिए कि अपने पाथ को रिपीट करें। चाहे वो पाथ सर्कुलर शेप में हो सकता है, वो पाथ इलिप्टिकल फॉर्म में हो सकता है, वो पाथ किसी कर्वड के अलोंग हो सकता है, वो किसी सर्किल की आर्क के फॉर्म में हो सकता है, वो आर्क किसी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। लेकिन अपने पाथ को रिपीट करें किसी रेगुलर फिक्स टाइम इंटरवल बाद में अपने पाथ को अगर अगेन एंड अगेन रिपीट करती है तो हम उसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मोशन ऑफ स्विंग है, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक है, या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस है। तो बहुत सारे आप एग्जांपल देखते हो। अगर आपको कोई भी एग्जांपल मोशन का ऐसा मिले जिसमें पार्टिकल या बॉडी अपने पाथ को किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करती है, तो पीरियोडिक मोशन होते हैं। अगर हम बात करें नॉन पीरियोडिक मोशन, तो डेली लाइफ में जो मोशन होते हैं, जैसे व्हीकल चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो अगर अपने पाथ को किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट नहीं करे तो वो जो मोशन होंगे वो नॉन पीरियोडिक मोशन होंगे। अब हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन इज द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज द पीरियोडिक मोशन, बट ऑल द पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में एक विशेष बात होगी, क्या कि अपने पाथ को रिपीट करेगी किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन इसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट द मीन पोजीशन। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये जैसे हमने एक रॉड ले ली, एक रॉड है, तो ये इसकी मीन पोजीशन है। अगर इसको हम डिस्प्लेस करें तो ये मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो इधर उधर गति करती है। तो ऐसा अगर मोशन है, अपने पाथ को रिपीट कर रही है अगेन अगेन और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करेगी, तो टू एंड फ्रो, साथ में टू एंड फ्रो इधर उधर अगर मोशन हो रहा है तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। Oscillatory motion is the part of the periodic motion, but not all the periodic motion are the oscillatory motion। जैसे हम बोले कि motion of planets around the sun, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स का मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, उसमें अपने पाथ को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट तो कर रही है, लेकिन उसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरी बात करो, जैसे मैं ये मान लो मीन पोजीशन है, यहाँ पर मीन पोजीशन है, मैं इधर गया फिर वापस मीन पोजीशन पर आया, इधर गया वापस मीन पोजीशन पर आया, तो मैं किसी रेगुलर इंटरवल मतलब फिक्स इंटरवल टाइम में अगर मीन पोजीशन के इधर उधर अगर मोशन करता हूं तो वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे किसी स्प्रिंग से अगर कोई ब्लॉक कनेक्टेड हो, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से अगर कोई ब्लॉक कनेक्टेड है तो
इस स्प्रिंग को अगर हम नीचे की ओर डिस्प्लेस करें तो ये ब्लॉक ऐसे, ये मीन पोजीशन आ गई, इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ये मोशन करता है। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, ये सिंपल पेंडुलम हो गया, इसकी मीन पोजीशन है, इसको अगर हम डिस्प्लेस करें तो ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो ऑसिलेटरी मोशन जो होगा, टू एंड फ्रो अगर मोशन हो और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पाथ को रिपीट करें तो वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। ओके बच्चों, अब देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप कहोगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन है, ये क्या दोनों अलग अलग होते हैं या दोनों एक ही चीज होती है? क्या ऑसिलेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है? नहीं, ऑसिलेटरी मोशन में हमने केवल यही देखा है कि टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए अबाउट द मीन पोजीशन और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पाथ को रिपीट करनी चाहिए। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, इसमें भी टू एंड फ्रो मोशन होगा और अपने पाथ को अगेन एंड अगेन रिपीट करेगा। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक खास बात क्या है कि इसके अंदर जो भी बॉडी, जो भी पार्टिकल ऐसा ये ऑसिलेटरी कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है, उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखेंगे तो जो ऑसिलेशन करवाएगा, वो ऑसिलेशन कौन करवाता है? वो रीस्टोरिंग फोर्स करवाता है। वहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है और वो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के पार्टिकल का मीन पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट हमें कहां से मेजर करना है? मीन पोजीशन से मेजर करना है। मीन पोजीशन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। जब भी ऑसिलेशन मोशन होगा, जब भी कोई बॉडी ऑसिलेशन करेगी तो उस बॉडी पर ऑटोमेटिकली एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो जाता है। रीस्टोरिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो जब भी कोई बॉडी ऑसिलेशन करती है तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगने लगता है और वो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के, कि आपका पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू दी मीन पोजीशन। हमेशा मीन पोजीशन की और ही इसकी डायरेक्शन होती है, किसकी भाई? रीस्टोरिंग फोर्स की। अब हमें एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है। मान लो इस ब्लॉक का मास स्मॉल m है और इस स्प्रिंग जो कांस्टेंट है वो k है। ये इसकी मान लो मीन पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है वो भी आपको बताया जाएगा। दिस इज द मीन पोजीशन, ये रेस्ट में है, यहाँ पर इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है और इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसी ब्लॉक को देखिए, यहां से ये आपकी मीन पोजीशन है, इस ब्लॉक को मैं डिस्प्लेस कर दूं इधर वाली साइड में। मान लो मीन पोजीशन से हमने कितना डिस्प्लेस किया है? x डिस्प्लेस किया है। तो देखिए यहां पर इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट इधर किया है, तो आप फील कर सकते हो कि ये ब्लॉक वापस इधर आएगा। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसके कारण यहाँ पर देखिए इधर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगता है, ठीक है। दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देंगे उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा।
डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन अपोजिट होगा। हम डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू द मीन पोजीशन। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये इस ब्लॉक को किधर, ये मीन पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है जी। अब देखिए इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लग गया। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -x, मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, ये रीस्टोरिंग जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब देखिए वापस ये ब्लॉक आपका यहां पर आ जाएगा। आप कहोगे कि ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस ब्लॉक को और वापस मीन पोजीशन पर ले आएगा। क्या ये यहाँ पर ये रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो क्या ये वापस मीन पोजीशन पर आकर स्टेशनरी हो जाएगा या इधर वाली साइड में चला जाएगा? अब यहाँ पर देखो जब ये मोशन करता हुआ आता है तो ये मीन पोजीशन पर आकर नहीं रुकता है। बिकॉज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये इधर मीन पोजीशन पर न रुककर मीन पोजीशन के इस वाली साइड में -x डिस्प्लेस हो जाता है। ओके, तो ये इधर डिस्प्लेस होगा तो अब इस वाली डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा। इधर डिस्प्लेस हुआ तो इधर रीस्टोरिंग फोर्स, इधर डिस्प्लेस हुआ तो इधर रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कहने का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, पार्टिकल पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन में हमने रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में नहीं देखा था। जैसे मान लो ये मीन पोजीशन है, मैं इधर गया फिर वापस मीन पोजीशन पर, इधर गया वापस मीन पोजीशन पर, तो मैं ऐसे एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन कर सकता हूं। लेकिन क्या मेरे पर कोई रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है? क्या मेरे को कोई फोर्स वापस मीन पोजीशन पर लेके जा रहा है? नहीं लेके जा रहा है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल टाइम में पाथ को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा है। तो एसएचएम जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तो वो ऑसिलेटरी मोशन तो है लेकिन साथ में उस ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो बॉडी को या पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। और वो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अपोजिट होगा। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट को हमेशा हमें मीन पोजीशन से ही मेजर करना है। ठीक है जी। अब यहाँ से आप देखो कि जो कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा F = -kx। अगर x डायरेक्शन में है तो x लेंगे, अगर y डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो इसको हम -ky भी लिख सकते हैं। ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, अगर y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ऐसे अगर वाइब्रेशन है, ऐसे अगर ऑसिलेशन है तो y डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, अगर ऐसे ऑसिलेशन है तो हम x डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है जी। तो कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम करेगा तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, और वो यहाँ से आप देखो कि F जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट कि ये दिस फोर्स इज अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर परपोस्टिक कांस्टेंट को उठाते हैं तो नया कांस्टेंट आएगा के। दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। ऑसिलेशन अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो ये फोर्स हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगता है, वो कोई सा भी फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स भी लगता है। और एसएचएम में हमेशा आपका रीस्टोरिंग फोर्स देखने को मिलेगा, और वो रीस्टोरिंग फोर्स है का फॉर्मूला ये होगा -kx या -ky। तो यहाँ पर जो k है इसको हम फोर्स कांस्टेंट
और स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसको फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है। के जो होगा वो यहां से आप देखो -F/x होगा। अगर इसकी के की अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो के की जो फोर्स कांस्टेंट की ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर होगी। दिस इज सेम एज, अगर डायमेंशन अगर देखें इसकी फोर्स कांस्टेंट की, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी m1 L0 T-2। न्यूटन फोर्स की m1 L1 होती है, तो ये मीटर है नीचे, L1 से L1 उड़ गया, 0 आ गया। एंड दिस इज सेम एज टेंशन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डायमेंशन और यूनिट भी यही होती है। ये जो फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन है, दोनों की यूनिट एंड डायमेंशन सेम होती है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो T होता है वो फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ ही होता है, तो उसमें भी न्यूटन पर मीटर ही आता है। तो आपको रीस्टोरिंग फोर्स का पता चल गया होगा। यहाँ से हम अगर देखें तो अब ये तो हमारा हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अगर हम एग्जांपल लें तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जस्ट ये हमारे पास रिजिड बेस है, इससे हमने कोई स्ट्रिंग ले ली है, कनेक्ट कर दी है, और दूसरे जो एंड है उसे कोई बॉब या कोई बॉडी को हमने सस्पेंड कर दिया, तो ये सिंपल पेंडुलम है। ये मीन पोजीशन है, इसको अगर डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऐसे मोशन करता है, इस पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, और वो रीस्टोरिंग फोर्स ये वही इसको ऑसिलेशन मोशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो रीस्टोरिंग फोर्स तो इसको मीन पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन ये दूसरी वाली साइड में भी चला जाता है, फिर वापस उसको मीन पोजीशन पर लाएगा, फिर वापस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इधर चला जाएगा, फिर वो वापस मीन पोजीशन पर लाएगा, तो वापस जो मोशन ऑफ इनर्शिया होगा उसके कारण इधर चला जाएगा। तो वो जब तक मीन पोजीशन पर नहीं आएगा, आकर नहीं रुकेगा, तब तक उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता ही रहेगा। ठीक है जी, तो सिंपल पेंडुलम है, वो भी एसएचएम का ही एग्जाम्पल है, या हम मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, जो हमारे पास दीवार घड़ी होती है, वो कई किसी में घंटा लगा होता, पेंडुलम लटका होता है, वो भी क्या करता है, एसएचएम ही करता है। या हमें किसी ब्लॉक को अगर स्प्रिंग से अटैच करें और उसको डिस्प्लेस करें मीन पोजीशन से, तो वो भी क्या करता है, एसएचएम करता है। अगर हमें वाटर के अंदर न डूबने वाली अगर कोई चीज़ डालें और इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, तो ये ब्लॉक भी क्या करता है, एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है इसके अंदर। ठीक है, तो एसएचएम आपको समझ में आ गया होगा कि एसएचएम क्या होगा, एसएचएम के अंदर क्या बात होगी। एसएचएम के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होगा, या हम मोशन ऑफ स्विंग करें, स्विंग झूला होता है, उसका जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, एसएचएम ही होता है। ठीक है जी, अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन जैसे मान लो हम एसएचएम कर रहे हैं, ये मैंने मान लो मीन पोजीशन मान ली है, ये मैंने आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, और मान लो ये एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। ठीक है जी, ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन कौन सी पोजीशन होगी, मीन पोजीशन कौन सी पोजीशन होगी, ए पॉइंट एट विच रीस्टोरिंग फोर्स 0। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स 0 होगा। तो मीन पोजीशन वह पोजीशन है जहां पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, 0 होता है। यहां पर रीस्टोरिंग जो फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो यहां पर क्या होता है, मीन पोजीशन पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, 0 होता है। दूसरी बात कि पोटेंशियल जो एनर्जी होती है यहाँ पर मिनिमम होती है, वो 0 भी हो सकती है लेकिन मिनिमम होती है। तो
इन द SHM motion at a point या at point where restoring force is zero and potential energy is minimum, और उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। तो मीन पोजीशन बोले तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मीन पोजीशन पर, डिस्प्लेसमेंट हमें मीन पोजीशन से ही लेते हैं। तो मीन पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। अगर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, न तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में तो ऑसिलेशन ही नहीं हो रहा है, टू एंड फ्रॉम मोशन ही नहीं हो रहा है, तो वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो होगा, न उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो मिनिमम होगी और जीरो होगी, और वहां डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम रिस्टोरिंग फोर्स हमने पढ़ लिया है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, किस डायरेक्शन में लगता है, वो हमने देख लिया है कि रिस्टोरिंग फोर्स, जब कोई भी बॉडी अगर SHM करेगी तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और वो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किधर लगता है, उसको मीन पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करता है, टुवर्ड्स टू द मीन पोजीशन है उसकी डायरेक्शन होती है। और डिस्प्लेसमेंट की, हमने पार्टिकल को मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया है उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अपोजिट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन क्या होंगे कि हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन देखिए, अगर हमारा कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। हम कोई भी पार्टिकल अगर मोशन करेगा तो हमें पता है कि पार्टिकल अगर SHM करेगा तो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन, देखो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से पार्टिकल इधर गया तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, तो जैसे जैसे दूर जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक जगह जाकर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और वापस यहाँ पर जीरो हो गया। फिर वापस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, रिस्टोरिंग फोर्स का काम तो क्या है कि वापस इसको मीन पोजीशन पर लाना है, लेकिन ये चलती है, ये मोशन करती हुई आ रही है, तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन ये दूसरी वाली साइड में भी चली जाती है और उतनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक चलेगी। तो यहाँ पर हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यहाँ पर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर SHM मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी इक्वेशन लेनी है जो पीरियोडिक फंक्शन हो। ठीक है, तो हमें SHM मोशन के लिए जो हार्मोनिक फंक्शन लेते हैं वो y बराबर a साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी बॉडी अगर SHM कर रही है तो उसकी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये होगी। ओके, वो इन टर्म्स ऑफ साइन भी ले सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ हम क्या ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं। अगर टेन थीटा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन नहीं होगी। कॉट थीटा, कॉट ओमेगा टी है, टेन ओमेगा टी है, सेक ओमेगा टी है, कोसेक ओमेगा टी है, तो वो इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की नहीं होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है या हार्मोनिक फंक्शन है या वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने पाथ को अगेन रिपीट करती है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होगी वो साइन के टर्म में होगी या कॉस के टर्म में होगी। ठीक है जी, तो ये हम इक्वेशन काम में लेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो ये हमें या तो ये लेनी है या ये लेनी है। ठीक है जी, अब यहां पर जो ए जो होता है, ए जो होता है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इन SHM। और ओमेगा जो है वो आपकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और y जो है ना वो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मतलब t सेकंड पर, t टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर t टाइम अलग होगा, टाइम अगर चेंज होगा तो y भी
चेंज हो जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट को कहाँ से मेजर करना है, मीन पोजीशन से मेजर करना है। ठीक है, तो जो एसएचएम है उसके लिए हार्मोनिक फंक्शन ये होंगे। और अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है और आपको ये पूछा जाए कि यह क्या ये इक्वेशन एसएचएम को शो कर रही है, दिस इक्वेशन इज एसएचएम मोशन और नॉट, तो हम वो आगे देखेंगे। ठीक है जी, ओके। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एम्पलीट्यूड। तो अभी मैंने बताया है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड इज व्हाट। ठीक है, अगेन मैंने मीन पोजीशन ले ली, ये मान लो मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। ठीक है जी, दिस इज द मीन पोजीशन। ये पार्टिकल है, जब ये मीन पोजीशन पर रहेगा तो न तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स है और न इसमें पोटेंशियल एनर्जी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। ओके, अब देखो इसको हमने इधर वाली साइड में डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इस पर इस वाली डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा और हमने इसको मान लो एक्स डिस्प्लेस किया है और डिस्प्लेसमेंट में किधर है, इधर है। ठीक है जी, अब देखो जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से इधर जैसे जैसे जाएंगे तो देखो हमें डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मेजर करना है। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा और यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम, आगे नहीं जा रहा है, यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इन द एसएचएम व्हेन ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एक्सएचएम, then the maximum displacement of the particle from the mean position, mean position से पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करेगा तो मीन पोजीशन से वो डिस्प्लेस होगा, तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को हमने क्या बोला है, एम्पलीट्यूड बोला है। अब ये वापस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वापस ये मीन पोजीशन पर आएगा, पर ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन ये इधर वाली साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इधर वाली साइड में ये कितना डिस्प्लेस हुआ, -x। मान लो कोई भी एयर असिस्ट नहीं है, यहाँ पर फ्री ऑसिलेशन है, तो मतलब एम्पलीट्यूड या एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो जितना इधर जाएगा उतना ही इधर आएगा, -x। तो इधर भी ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हमने -a ले लिया। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर वाली मीन पोजीशन को हम अगर ओरिजिन माने या सेंटर माने तो इधर प्लस और इधर उतना माइनस। अब देखिए ये जो पोजीशन होती है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली है, इसको हम पीक पॉइंट बोलते हैं, या तो पीक पोजीशन बोल सकते हैं इसको, पीक पोजीशन या पीक पॉइंट, या इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी, एक्सट्रीम पोजीशन। दोनों साइड में एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अब हम पढ़ रहे हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है जी, अब अगर आपको ये कह दे कि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, लीनियर एसएचएम कर रहा है, तो उसकी एक्सट्रीम पॉइंट से एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन या एक्सट्रीम पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट से एक्सट्रीम, देखो अगर हमें ये पूछा जाए कि मीन पोजीशन की पीक पोजीशन या मीन पोजीशन की एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्टेंस क्या होती है, तो वो तो होती है a होती है। एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हमें डिस्टेंस पूछे तो इधर भी ए इधर भी ए, डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो अगर एक्सट्रीम, ये भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन द एसएचएम, वो जो होगी वो 2a हो जाएगी, a। अब आपका वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होगा, देखिए पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, इधर गया, ठीक है,
फिर वापस ए पर आया, वापस मीन पोजीशन पर आया, ठीक है, फिर इधर गया, फिर वापस मीन पोजीशन पर आ गया। अब ये एक ऑसिलेशन हो गया। तो एक ऑसिलेशन में एक बार तो इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पर आ गया। अब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। एक ऑसिलेशन का मतलब ये है, इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया, ठीक है। तो ये एक ऑसिलेशन हो गया है। और एक ऑसिलेशन में वन कंप्लीट ऑसिलेशन में वन कंप्लीट ऑसिलेशन में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा पार्टिकल? बताइए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वन कंप्लीट ऑसिलेशन में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, सॉरी डिस्टेंस। तो इधर गया ए, वापस आया ए प्लस 2a, इधर गया ए प्लस ए 3a, इधर आया वापस ए। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में आपका जो पार्टिकल है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 4a डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा? डिस्टेंस आइए, ये डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कहां से चला पार्टिकल? मीन पोजीशन से चला। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा तो वो वापस कहां पर पहुंचेगा? मीन पोजीशन पर ही पहुंचेगा। तो इनिशियल भी मीन पोजीशन है, फाइनल भी मीन पोजीशन है। कंप्लीट ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पोजीशन देखें तो डिस्टेंस भी 2a आएगी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, वो क्या होगी? 2a ही होगी, ठीक है ना। लेकिन कंप्लीट ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? 4a ट्रेवल करेगा। ओके ओके। अब आप देखिए, अगर हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम देखें कि कौन सी इक्वेशन कब लेनी है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम कौन सी इक्वेशन कब लेनी है? अब देखिए अगेन वही डायग्राम बना लेता हूं मैं। ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है जी। अब मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वो डिस्प्लेसमेंट या मोशन होगा। यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो a होगा और इधर -a होगा, ठीक है जी। अब देखो मीन पोजीशन, अगर ये मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जाएगा, तो इसकी इक्वेशन होगी y बराबर a sin ओमेगा t, ठीक है जी। और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो वापस इधर आएगा ना, तब इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? π/2 का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो y बराबर a sin ओमेगा t प्लस π/2 करोगे तो sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस। तो यहां पर इस कंडीशन में इसकी इक्वेशन बन जाती है a cos ओमेगा t, ठीक है जी। फिर वापस ये मीन पोजीशन पर पहुंचेगा और अब मीन पोजीशन से इधर करेगा, इसके और इसके बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो पाई का आएगा। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इधर वाली साइड में है तो इसकी इक्वेशन होगी y बराबर -a साइन ओमेगा टी। और जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो वापस इधर मोशन करेगा तो π/2 का फेज डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर इक्वेशन होगी -a cos ओमेगा टी, ठीक है जी। तो अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम मोशन कर रहा है तो मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी इक्वेशन क्या होगी? इनिशियली उसकी जो इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी हम ले रहे हैं, लेकिन इस एक्सट्रीम पोजीशन पर वो इक्वेशन है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये इधर आएगा तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड के बारे में और बताता हूँ। मैंने बताया था जो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है
उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड है एक्चुअल में क्या होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ही है। तो अगर एम्पलीट्यूड की हम ऐसा यूनिट देखें तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर ही होती है, इसकी ऐसा यूनिट मीटर होगी और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखो एम्पलीट्यूड को आप पहचानोगे कैसे, आपको एसएचएम की इक्वेशन गिवन है ए साइन ओमेगा टी। तो देखो साइन के आगे जो भी मल्टीप्लाई होगा, साइन या कोस फंक्शन भी हो सकता है, साइन या कोस फंक्शन अगर होगा तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर गिवन है तो साइन या कोस के आगे जो भी मल्टीप्लायर है वो ही क्या होगा, एम्पलीट्यूड। जैसे मान लो कोई इक्वेशन हमें ये दे रही कि y बराबर 5 साइन ए 2 पाई टी, ये दे रखी है। ठीक है जी। तो साइन के आगे ये जो है मल्टीप्लायर, ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड क्या है, 5 है। और टी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, टी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, यहां पर टी के साथ, टी को छोड़ दो, टी को छोड़कर बाकी जितना भी मल्टीप्लायर है वो क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा यहां पर क्या है, 2 पाई है, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। आपको इक्वेशन से ही आपको एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। आपको इक्वेशन से एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, इक्वेशन से आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, इक्वेशन से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और इक्वेशन से ही आपको टाइम पीरियड भी मिल जाता है। अब हम टाइम पीरियड देखेंगे। तो टाइम पीरियड क्या होता है, सबको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड मैंने कहा कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसमें एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पास रिपीट होता है, एक फिक्स टाइम में। जैसे मान लो एक कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ वापस, उसमें 2 सेकंड लगा, तो वापस से 2 सेकंड ही लगेगा, वापस 2 सेकंड ही लगेगा। तो एक पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम इंटरवल में ही आपका ऑसिलेशन होगा। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और टाइम पीरियड एक्चुअली टाइम ही है, तो इसकी ऐसा यूनिट सेकंड होगी और इसकी अगर हम डायमेंशन देखें तो T1 होगी। ठीक है। फिर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग चीज होगी और फ्रीक्वेंसी अलग चीज होगी। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकंड में कितनी बार वो ऑसिलेशन कर रहा है। अपना जो हार्ट है, या हम हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या करता है, ऑसिलेशन ही करता है। ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, अगर हम हार्ट की फ्रीक्वेंसी निकालें तो एक स्वस्थ अगर मानव की बात करें तो हमें पता है कि एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, मतलब 72 ऑसिलेशन होंगे। एक मिनट में 72 ऑसिलेशन होते हैं। तो मिनट नहीं, हमें सेकंड में लेना, मतलब 60 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो गए, 72 ऑसिलेशन हो गए। ठीक है जी। अब आपका फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन है। तो देखिए एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो गए, एक सेकंड बराबर 72/60 ऑसिलेशन। ठीक है। तो इसमें आप डिवाइड कर सकते हो, 72 बार अपनी जो 60, तो 1.2 आ गया। 1.2 एक सेकंड में 1.2 ऑसिलेशन करता है। तो एक सेकंड में जो भी ऑसिलेशन है वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अपने हार्ट की एक स्वस्थ मानव अगर है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी जो होती है हार्ट की वो 1.2 होती है। तो फ्रीक्वेंसी बोले तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट है,
कि पर सेकंड, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, वही क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर स्मॉल एफ से डिनोट कर लिया, या कहीं एन से भी कर सकते हैं, कहीं न्यू से भी करते हैं, यहाँ पर चलो हमने एफ से डिनोट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ, अगर मैं कह दूं कि टाइम पीरियड के बराबर है, तो बताइए टाइम पीरियड के बराबर अगर टाइम है तो कितने ऑसिलेशन होते हैं। हमें पता है कि एक टाइम पीरियड में कितने ऑसिलेशन होते हैं, एक ही ऑसिलेशन होता है। अगर टाइम पीरियड के बराबर है तो टाइम पीरियड के बराबर अगर टाइम है तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन आ गया है। ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी की जो अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो इसकी ऐसा यूनिट या तो सेकंड इनवर्स होती है, या इसकी इक्विवेलेंट जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज। और इसकी डायमेंशन देखें तो T-1 होती है। क्या होती है भी, T-1 इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई होगी क्या होती है फ्रीक्वेंसी। तो आप फ्रीक्वेंसी के बाद में हम देख रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो आपको मैंने सर्कुलर मोशन में भी बताई थी कि क्या होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है उसी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से वेट करते हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ओमेगा बराबर 2πn, या टाइम पीरियड के टर्म में देखें तो n बराबर 1/t है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है, 2 साइन है आपको 2πt दे रखी है, तो ये तो एम्पलीट्यूड आ गया, और ओमेगा क्या आ गया, 2π आ गया। अगर ओमेगा मिल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी, चलो हमने फ्रीक्वेंसी को अगर एफ माना है तो यहाँ पर एफ लिख दिया, तो हमें ओमेगा पता है तो फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। मतलब इक्वेशन से हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इस फॉर्मूले से, और टाइम पीरियड मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है जी। ये इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं फेज एंगल। तो फेज एंगल क्या होता है, देखिए यहाँ देखो फेज एंगल, फेज एंगल, फेज एंगल, फेज एंगल क्या होता है, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम मोशन कर रहा है तो हमें पता है कि उसकी ईच स्टैंड पर उसकी पोजीशन चेंज होती है। ईच स्टैंड पर उसकी पोजीशन, मान लो एसएचएम कर रहा है तो यहाँ पर, यहाँ ऐसे चलेगा तो ईच स्टैंड पर उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो फेज एंगल वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम मोशन करता है तो किसी स्टैंड पर उसकी पोजीशन क्या है, उसका मोशन कैसा है, वो डिस्क्राइब करता है फेज एंगल। अब आपको इसकी ये जो थ्योरी है उसको छोड़ो, एक्चुअल में फेज एंगल क्या होगा वो देखो। हमारे पास मान लो जो डिस्प्ले एसएचएम मोशन की जो इक्वेशन होती है वो हमें पता यही होती है, साइन ओमेगा टी होती है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर फेज एंगल कैसे, इसमें फेज एंगल कहाँ होगा, कौन सा होगा, तो देखिए साइन के अंदर जो एंगल होता है, साइन के अंदर जो एंगल होता है, साइन के अंदर एंगल कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन 2πt + 5 लिख दिया। अब साइन के अंदर मैंने एंगल +5 भी कर दिया। तो साइन के अंदर जितना भी एंगल है वही क्या होता है, फेज एंगल होता है। और वही उससे ये जो फेज एंगल है वो पार्टिकल की पोजीशन जो एसएचएम कर रहा है उसकी पोजीशन या मोशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है जी। अब फेज एंगल पता चल गया आपको कि साइन के अंदर या कोस में के टर्म में भी गिवन हो सकता है, साइन हो या कोस हो, उसके अंदर जो एंगल होगा वही क्या होगा, फेज एंगल होगा। तो अगर इक्वेशन ये है तो ये ओमेगा टी क्या हो गया, फेज एंगल हो गया। इक्वेशन ये है तो 2πt + 5 ये क्या हो गया आपका, फेज एंगल हो गया है। अब हम देखते हैं फेज डिफरेंस को कि फेज डिफरेंस क्या होता है।
फेज डिफरेंस, इसको अच्छे से समझना, फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस के लिए आपको टू पार्टिकल चाहिए। मान लो दो पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहे हैं, दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा? तो फेज डिफरेंस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द फेज एंगल। फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन फेज एंगल। अगर दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं और दोनों के फेज एंगल हमें पता होंगे, इक्वेशन गिवन होगी, तो दोनों के फेज एंगल हम ले लेंगे और उनमें डिफरेंस निकालना है। उनमें डिफरेंस जो भी होगा वही फेज डिफरेंस होगा। ठीक है जी। अब देखिए, जैसे मान लो मेरे पास दो पार्टिकल हैं, एक की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है, ए साइन ओमेगा टी प्लस I1, और दूसरी है y2 बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई2। ये है दो पार्टिकल है एग्जीक्यूटिंग एसएचएम और दोनों की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको गिवन है। तो फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा? तो दोनों के फेज एंगल, ये तो आ गया पहले का फेज एंगल और ये आ गया दूसरे का फेज एंगल। तो फेज डिफरेंस अगर मैं मान लो डेल्टा फाई ले लूँ, तो पहले का फेज डिफरेंस, फेज एंगल ओमेगा टी प्लस फाई1, सब्सट्रैक्ट कर देना है दूसरे के फेज एंगल को। ठीक है जी। तो ये आ गया ओमेगा टी प्लस फाई1 माइनस ओमेगा टी माइनस फाई2, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो फाई1 माइनस फाई2, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ए एसएचएम। लेकिन यह बात याद रखनी है, जब भी आप फेज डिफरेंस निकालोगे, सबसे पहले ये बात देखनी है, फेज एंगल बाद में लेना है, पहले क्या देखनी है कि क्या दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम है क्या। मान लो एक की इक्वेशन साइन के टर्म में है, दूसरी कोस के टर्म में, तो साइन के टर्म में या कोस के टर्म में दोनों एसएचएम ही होंगे। तो आप अगर यहाँ से सीधे ही मान लो आप कहोगे इसका फेज एंगल इतना होगा, इसका फेज एंगल इतना होगा, दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया और फेज डिफरेंस आ गया, गलत हो जाएगा। तो देखिए, अगर मान लो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा ऐसे ही, एक साइन या तो दोनों साइन में है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, दोनों के फेज एंगल का डिफरेंस ले लेंगे, आप फेज डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन एक इक्वेशन साइन की है और दूसरी इक्वेशन क्या है? कोस की है। तो उस टर्म में आपका फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो साइन को या कोस को, कोस वाले को साइन में चेंज कर दो या साइन वाले को कोस में चेंज कर दो। तो कोस वाले को हम चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे कि हमें पता है कि अगर मैं इस एंगल में π/2 ऐड कर दूं, इसमें अगर π/2 ऐड कर दूं तो ये कॉस साइन में बदल जाएगा। इस पूरे को अगर मैं थीटा मानूं तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? इस पूरे को अगर थीटा मानूं तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, वापस इसको सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। कहने वाला सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर कॉस में दे रखा है तो उसके एंगल में आप π/2 ऐड कर दो, π/2 ऐड करते ही कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। अब ये दोनों साइन आ गए, देखो क्या आ गए? साइन आ गए। अब साइन आ गए तो क्या होगा? साइन अगर आ गए तब इसका फेज एंगल ये हो गया, इसका फेज एंगल ये हो गया, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो और आपका फेज डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए अगली कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं। मान लो ये ऐसे हो, -a साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, माइनस आ रहा है तो एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो नेगेटिव को आपको हटाना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम है लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो इस नेगेटिव को हटाएंगे। तो नेगेटिव को हटाने के लिए आपको क्या करना है? ए साइन, क्या करना है? नेगेटिव को हटाने के लिए आपको क्या करना है? प्लस पाई कर देना है। एंगल में क्या कर देना? प्लस पाई। ये इसको अगर 180 पाई मतलब 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो वापस यही आ जाता है। तो नेगेटिव अगर हो
तो डायरेक्ट फेज एंगल में डिफरेंस नहीं लेना है, पहले नेगेटिव को हटाना है। अब इस दूसरी वाली इक्वेशन का फेज एंगल ये होगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी। अगर मान लो ये आप कहोगे कि ये अगर कॉस होता तो क्या होता, ये कॉस होता तो क्या होता, तो कॉस होता तो पहले माइनस को हटाने के लिए आपका ये आ गया, इसमें प्लस पाई कर दिया। कॉस 180 प्लस से थीटा क्या होता है, तीसरे क्वार्टर में माइनस कॉस थीटा। तो अगर प्लस पाई करो, नेगेटिव को हटाने के लिए मैंने प्लस पाई किया है, कॉस का कॉस ही रहेगा। अब कॉस को साइड में चेंज कर दो, तो साइड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस को हटाने के लिए प्लस पाई करना है, और साइन को हटाने के लिए क्या करना है, प्लस पाई बाई 2 और कर दिया, तो ये कॉस साइन बदल जाएगा। अब इसका फेज एंगल ये होगा, इसका ये, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है एसएचएम। कल हम टाइप ऑफ एसएचएम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम टाइप ऑफ एसएचएम पढ़ेंगे, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। थैंक्स टू ऑल।